कोर्ट ने कहा कि एक विल रजिस्टर्ड भी क्यों नहीं हो, हम लोग उसको खारिज करेंगे अगर विल में लिखी गई बातें शक भरा होता है। तो जब भी हम लोग वसीयत यानी कि विल के बारे में सोचते हैं, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है, अगर ये कोर्ट में चैलेंज हो जाता है तो, अगर इसका वैलिडिटी ही खत्म हो जाता है तो। देखिए हाँ, वसीयत लिखने का कोई फॉर्मेट नहीं है। अगर आप एक कागज के मतलब किताब से फाड़े और वहां पर लिख डाले तब भी उसको मान्यता मिलेगी, क्योंकि वसीयत यानी कि गुजरने वाले का आखिरी इच्छा। सिर्फ रजिस्टर्ड विल होने से वसीयत वैलिड नहीं बन जाता। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या क्या विल में लिखने पर विल एक वीक दस्तावेज बन जाएगा। दूसरी ओर अगर ये सारी चीज आप अपने विल पर लिखते हो ना, एकदम मजबूत स्ट्रॉन्ग दस्तावेज बन जाएगा। तो आप क्या करना चाहते हो, वीक विल बनाना चाहते हो या फिर स्ट्रॉन्ग विल बनाना चाहते हो? जानने के लिए आखिर तक बने रहिए। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू डिकोड द लॉ। मैं हूं पापिया। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लीला वर्सेस मुरुगनानथम, डेट ऑफ ऑर्डर 3 जनवरी 2025। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। एक आदमी मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर गया, विल लिखी, साइन की और सबको लगा एकदम गेम सेट है, संपत्ति जिसको जाना है सही तरीके से उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुई है। जो टोटल संपत्ति है उसको 4 शेड्यूल में बांटा गया। 3 शेड्यूल गया पहली बीबी और उनके बच्चों के पक्ष में। तो पहली बीबी की बात मैं कर रही हूँ, मतलब सेकंड बीबी भी आगे आएगा। तो देखिए, बाला सुब्रमण्यम वसीयतकर्ता, रजम्मल से मुरुगनानथम, गणेश मूर्ति, कनन और महालक्ष्मी। पर जब रजम्मल जिंदा थी, बाला ने दूसरी शादी की लीला से, और इसको गांव में दूसरी पत्नी कहते थे। और लीला से 2 बच्चे शिव कुमार और मंगेश इलीगल माने गए। और यहीं पर झमेला शुरू हुई पार्टीशन को लेकर के। और बालाजी का इंतकाल 28 नवंबर 1999 को हो गया। ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट सुनाया मुरुगनानथम के फेवर में। मुरुगनानथम बाला सुब्रमण्यम यानी कि वसीयतकर्ता का बायोलॉजिकल बेटा। तो लीला और उनके बच्चे कोर्ट केस हार जाता है, ठीक है ना। कोर्ट ने रीजन क्या दिया जरा देखिए। कोर्ट ने कहा कि बाला सुब्रमण्यम का विल जो 6 अप्रैल 1990 को लिखा गया था वो प्रूफ नहीं हुआ। और लीला ने जो एविडेंस दिया था, कोर्ट को विल का सच होना शक भरा लगा। इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लीला के बेटे को पूरा शेयर नहीं मिल सकता, बस उनका जो कानूनी शेयर है दैट इज 1/7 मतलब 1/7 वही मिलेगा। यहीं पर मैटर चला गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट भी सेम डिसीजन ही कहा, मद्रास हाई कोर्ट। तो सीधा सीधा बोल दिया ये विल फर्जी लगता है, डाउटफुल लगता है। ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन है उसको कंफर्म कर दिया। मैटर है अभी सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देखें। कोर्ट ने अपने फाइनल डिसीजन पर कहा ये सारे पॉइंट्स जिससे आपको सबक मिलेगा कि ये लिखने से, ये हरकत करने से वसीयत को फर्जी यानी कि फेक माना जाएगा, और ये होने से वसीयत एक जेन्युइन होगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से वसीयत वैलिड नहीं बन जाता। इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। तो देखिए, पहला, विल के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि उलझन वाली बातें लिखा गया है। कभी लिखा गया है टेस्टेटर यानी कि वसीयतकर्ता लिख रहा है, मैं पूरी होशो आवाज से अपने फुल मेमोरी से लिख रहा हूं कि ये मेरा वसीयत है, ये हिस्सा सबको जाना है। एक तरफ ये लिखा गया। दूसरी ओर लिखा गया मैं हार्ट के बीमारी से सफर कर रहा हूँ, सेवरल डॉक्टर्स के द्वारा मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, तो मतलब मेरा बीमारी है, दवाई वगैरह चल रहा है, तो ये सब कुछ चीज लिखा जा रहा है। मतलब क्या, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात ना, 2 अलग अलग बात यहां पर नजर आ रहा है। कोर्ट ने यह चीज पॉइंट आउट किया। नंबर 2, वसीयत यहां पर लिखी गई थी स्टैम्प पेपर में, स्टैम्प पेपर। और ये स्टैम्प पेपर कोर्ट में आप जब खरीदने के लिए जाते हो तब जो वेंडर के पास आप जाओगे ना, वो वेंडर आपका नाम पता पूछेगा, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए मेरा नाम पापिया है, मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये 10 रुपए का एक स्टैम्प पेपर दे दीजिए। मैंने 10 रुपए दिया, वो लिखेगा ये 10 रुपए का स्टैम्प पेपर पापिया के नाम पर इशू किया जा रहा है। तो मतलब नाम पता दे करके स्टैम्प पेपर खरीदा जाता है। तो यहीं पर क्या पता चला मालूम है, लीला के नाम पर स्टैम्प पेपर खरीदा गया था।
लीला ने खरीदी थी स्टैम्प पेपर। ये बात शक पैदा करता है। कोर्ट ने यहाँ पर देखा कि लीला एक तरफ बोल रही है कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वसीयतकर्ता अपने मन मर्जी के हिसाब से ही वसीयत लिखा है, एकदम उनका जो इच्छा है उसके हिसाब से ही काम हो रहा है। दूसरी ओर लीला के नाम पर स्टैम्प पेपर है। लीला कोर्ट में इस बात को बोल ही नहीं रही थी। ये क्या है? ये शक पैदा करता है। और अभी देखिए, कोर्ट में और भी गवाहों को बुलाया गया था। वो विटनेसेस के बातों से ये प्रूव हो चुका था कि वसीयतकर्ता यानी कि टेस्टेटर का सच में हेल्थ का कंडीशन बहुत ही खराब था, वो किसी भी वक्त मर सकता था। तो मतलब कभी लिखा गया है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कभी लिखा गया है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सिग्नेचर तो मैच ही नहीं हो रहा है। एक पार्टीशन डीड पहले था, उसमें किया गया सिग्नेचर वसीयतकर्ता का, और अभी जो विल में सिग्नेचर है ये दो सिग्नेचर अलग अलग दिख रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है। और यहीं पर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहे वसीयत रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो, हम लोग इसको खारिज करेंगे अगर सस्पिशियस यानी कि डाउटफुल सिचुएशन ये पैदा करता है तो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ये विल को। और लीला को जो एक्स्ट्रा पोर्शन मिला था ना, बोले कि लीला और उसके बच्चों को ये एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं मिल सकता, जो कानूनी रूप में शेयर बनता है 1/7 वो ही मिलेगा। तो अभी आपको क्या महसूस हो रहा है इस जजमेंट से? हो रहा है ना? तो वसीयत लिखने का बेस्ट तरीका क्या है? काश ऐसा कोई फॉर्मूला होता, कोई वकील हमें दे दे कि किस तरीके से वसीयत को लिखना है अपने हाथों से ही, बस सिर्फ मुझे कोई गाइड कर दे कि कैसे लिखना है, एकदम क्लियर कट, कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बस मुझे कोई बता दे। ऐसा अगर अनुभूति हो रहा है तो ये रहा मेरा फॉर्मेट। मैं आपको ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट दे रही हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश। आप इस फॉर्मेट को फॉलो करके वसीयत लिख सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि विल कैसे लिखना है। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क डिसीजन है, जो गाइडलाइंस, उसको मद्देनजर रखते हुए ये फॉर्मेट को बनाया गया है। ये विल का जो ड्राफ्ट है इसको बनाया गया है। यहीं पर अगर आप ये चाहते हो तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। फिर आपको ये ड्राफ्ट मेरी व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा। और फर्दर कोर्ट जब और डीप जाने लगे इस मैटर के, याचिकाकर्ता के भाई ने कहा कि नोटरी पब्लिक ने वसीयत पढ़कर सुनाई थी और फिर बाला सुब्रमण्यम यानी कि वसीयत लिखने वाला उसमें साइन किया। और यहीं पर कोर्ट ने इस बात का पुष्टि की कि वसीयत में कहीं भी ये लिखा नहीं गया है कि वो उसे पढ़कर सुनाई गई थी। वसीयत एग्जीक्यूट हो रहे मदुरई में, जबकि मदुरई में वसीयतकर्ता विल बनाने वाला रहता ही नहीं था, बहुत दूर रहता था वहां से, ये गांव में। तो अभी आप बताओ, ये सारे अगर डाउटफुल सिचुएशंस रहेंगे, क्या वसीयत को वैलिड करार दिया जा सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।